नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह आज के स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो यहाँ पर जो बात की गई है इस आर्टिकल में, यहाँ पर बोला गया है जो आपके विचार हैं, जो आप सोचते हो, उसके ऊपर आप जो है नियंत्रण रखिए। ओके, क्योंकि जो आप सोचते हो उसी हिसाब से जो है आप बोलते हो। ओके, अगर गलत सोचोगे तो गलत बोलोगे, अच्छी सोच रखोगे तो अच्छा बोलोगे, और जो आप बोलोगे उसका इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे की लाइफ पे। चाहे आप जानबूझकर बोल रहे हो, चाहे आप सहज ही किसी बात को बोल रहे हो। ओके, नॉर्मल जैसे नॉर्मल लाइफ में लोग अक्सर ऐसी बातें बोल जाते हैं जो किसी दूसरे को पसंद नहीं आती। ओके, दूसरे को जो है ठेस पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर कैसे हम सही कर सकते हैं, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अपने जो थॉट्स हैं उनको गार्ड करो, खुद गार्ड करो। सोचो क्या सोचना है कि क्या नहीं सोचना, इसके ऊपर भी जो है ना कोशिश करो कि हम इसके ऊपर जो है पकड़ बना सकें। तो यही हमें जो है सही डायरेक्शन की ओर लेकर जाएगी। नहीं तो जो सोच आई जाएगी उसी हिसाब से अगर हम रिएक्ट करे जाएंगे तो फिर पता नहीं किस डायरेक्शन में हम चल पड़ेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई कि जो भी बोलना है तो पहले 2 बार सोच लो कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि सोचेंगे तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा विचार ही आएगा कि हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ओके, तो कई बार ऐसा होता है जैसे लड़ाई हो रही होती है तो फिर हर कोई बोलना शुरू कर देता है लड़ाई में, तो फिर लड़ाई बढ़ जाती है। तो यहाँ इस मौके पर सोचना बहुत ज़रूरी होता है। इन्फ्लुएंस करती है ये सब बातें जो भी हम सोचते हैं और सोचने के बाद जो बोलते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल केयरफुल रहें। ओके, और श्योर रहें कि वही शब्द इस्तेमाल करें कि जो हैप्पीनेस लाएं, जॉय लाएं। ओके, और लाइफ में जो है पीस लाएं, पीस ऑफ माइंड जो है उसको मेंटेन करें। और साथ ही साथ जो आसपास का एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी जो है पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वो उत्पन्न करे। तो यहाँ पर मेडिटेशन से जो है वो अच्छी हेल्प जो हमें वो मिल सकती है। तो यहाँ पर ये बातें जहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं, तो मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट जो हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कर रहे हैं, अभी परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम मेडिटेशन रेफर करेंगे कि जो ये टेक्निक है ये हमें जो आउटर वर्ल्ड है ना उससे तोड़ती है और हमारी अटेंशन जो है वो जगाती है हमारे इनर वर्ल्ड के लिए, जो हमारे अंदर है, हमारे विदिन है। ओके, तो परमात्मा के प्रेम से जो है हमें जोड़ती है जब हम अंदर जुड़ते हैं। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस जो हमें मिलता है वो अपनी आत्मा जो हमारी है, ओके, तो उसको जो है ऊपर उठाती है। ओके, उसके लेवल को ऊपर उठाती है। साथ ही साथ हमें जो है नेचर के बारे में जागरूक करती है। ओके, और हमारी अंदर जो है रियलाइजेशन होती है कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस जो है हमारी फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पर इमोशंस जो है, इंटेलेक्ट है, सब कुछ जो है हमें महसूस होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो इस रास्ते से भी हम जो है यहाँ पर अच्छी विचार लेकर आ सकते हैं। फिर अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे वर्ड्स आएंगे, अच्छे वर्ड्स आएंगे तो अच्छे एक्शंस आएंगे, अच्छे एक्शंस होंगे तो शांति होगी, हार्मनी होगी और अच्छा एनवायरनमेंट होगा हमारे आसपास और हमारे लिए भी। तो यही था स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल। चलिए अभी फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स टाइम एडिटोरियल का। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में जो बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल जो पोल प्रोमिसेस होते हैं, तो यहाँ पर बात बोली गई कि पोल प्रोमिसेस तो होते हैं लेकिन जो रियल प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं कर पाता। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, अभी इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं तो यहाँ पर वादे किए जाएंगे। तो यहाँ पर बिहार के अंदर यहाँ पर जैसे कोरोना वायरस फैला है तो इसको एक छोटा वायरस बना दिया गया। हालांकि इसने पूरी दुनिया को नीचे झुका दिया है, घुटनों के बल झुका दिया है, लेकिन फिर भी अगर बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर रैलीज वगैरह की जा रही है, आराम से लोग आ रहे हैं। ओके, और रैलीज जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पोल प्रोमिसेस जो है ना इसके ऊपर बात की गई है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है। बातें होती हैं लेकिन ये फुलफिल नहीं होते जो भी प्रोमिसेस होते हैं। एक तरह के इलेक्शन जुमला होते हैं जो कि इलेक्शन कैंपेन में किसी ना किसी तरीके का पॉजिटिव इम्पैक्ट वोटर्स के ऊपर डाला जाए, इसीलिए ये इलेक्शन जुमला जो है यूज़ करते हैं। टैक्टिक्स होते हैं जो यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए वोटर को। तो इसके लिए जहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कोई मेन व्रत कोई नहीं रह जाता है इनका। ओके, तो जैसे यहाँ पर जो भी कोई कैंपेन होता है तो वहाँ पर ज़्यादातर बात करते हैं कि किसान के कर्जे माफ़ कर देंगे, गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। जहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं ना ये 2 चीज़ें तो मेन है ही हैं। ओके, चाहे इलेक्शन पंजाब में हो रहे हैं चाहे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, तो ये जो किसान का कर्जा माफ़ करने वाला जो मुद्दा है सब जगह उठता है। ओके, तो इसके ऊपर वोटर जो है इन्फ्लुएंस भी होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एग्जांपल लेगी, जैसे आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, ये लालू यादव की पार्टी है।
तो इन्होंने वादा किया है कि वो 1 बिलियन गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करेंगे बिहार के लोगों को। तो अगर लोग वोट करेंगे, ठीक है, हम हमें पावर में लेकर आएंगे, तो फिर क्या होगा? तो ये ऐसी जब चीज़ें जब होंगी, ठीक है, जो पॉपुलिज्म इस तरह का होगा, तो जो गवर्नमेंट पहले है वो डिसम्पावर हो जाएगी, निकाल देंगे। तो ऐसा ही होता है। ओके, मतलब कि जो ऑपोजिशन में बैठी है ना, तो उसने नब्ज पकड़ ली है कि लोगों को क्या चाहिए, हालांकि उसको भी पता है कि सरकार कैसे चल रही है। ओके, तो फिर भी वो जो है ना सीधे सीधे बोल देते हैं कि जो आपके कर्जे हैं हम देंगे। ओके, हालांकि जब सरकार में आते हैं तब देखते हैं बजट ही नहीं बनता उनका कि कर्जा माफ़ कर सकें। ओके, इसके अलावा और जो वादे किए होते हैं वो पूरे नहीं होते। एक ही काम होता है, जो कर्जा माफ़ कर लो, या फिर जो सैलरीज वगैरह हैं एम्प्लॉयज़ की वो दे दो, या स्कीम्स है अलग अलग वो चला लो। ओके, वो भी बहुत मुश्किल से चलती हैं। तो यहाँ पर एक तरह से ना लोगों को हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस तो करते हैं, लेकिन झूठ बोल देते हैं सीधे सीधे, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसके अलावा बात की गई है कि जब से बिहार में 6th पे कमीशन लगा था, ठीक है, जो सरकारी नौकर होते हैं उनको यहाँ पर पे कमीशन जो है बढ़ाया जाता है। ओके, अभी 6th पे कमीशन लगा है। ये बिहार की बात कर रहे हैं, वैसे तो 7th जो है वो लग चुका है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। तो यहाँ पर जब से 6th पे कमीशन लगा है बिहार में एम्प्लॉयज़ के लिए, सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए, तो तब से जो है स्टेट का जो फिजिकल सिचुएशन है ना वो स्ट्रेसफुल हो चुका है। साथ ही साथ अगर बिहार की हम रैंकिंग करें इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर के हिसाब से, तो बहुत ही नीचे है। ओके, बाकी स्टेट्स के मुकाबले। तो यहाँ पर और भी अगर बात करें कि वैसे भी इसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेस है बहुत ही लो है। ओके, सो इट हैज़ बीन पॉसिबल फॉर बिहार टू नॉच अप फास्ट ग्रोथ इन सेवरल ईयर्स। ओके, पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले समय में जो है ग्रोथ जो है पकड़े। ओके, हालांकि अभी भी बहुत सारा जो इसके अंदर बिहार के जो पार्ट्स हैं ना वो लीस्ट डेवलप्ड है, मतलब कुछ भी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं बिहार में। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाया जाए हेल्थ सेंटर्स के ऊपर, हॉस्पिटल बेड्स के ऊपर, स्कूल्स, टीचर्स, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नेंस डिलीवर करें। ओके, तो गवर्नेंस मतलब कि अच्छी गवर्नेंस, कि हाँ हमने काम करके दिखाया, स्पेंड करो। ओके, उसके ऊपर फोकस करो। तो यहाँ पर बात की गई डज नॉट नीड टू डिवोट ए स्टिल लार्जेस्ट शेयर ऑफ इट्स फंड ऑन गवर्नमेंट पर्सनल, मतलब उसको नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं के ऊपर आप एक बिग अमाउंट जो है स्पेंड कर दो। जैसे यहाँ पर 6th पे कमीशन लगाया गया है। देखो, पे कमीशन लगता है, इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरीज जो है ना अच्छी खासी बढ़ जाती है। ओके, तो जिससे ये पे कमीशन लगाने का मतलब ये होता है कि अगर सैलरीज बढ़ती हैं तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पैसे को बाहर खर्चेंगे, तो फिर डिमांड जो है बूस्ट होगी। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। डिमांड बूस्ट होगी तभी जो है सप्लाई शुरू होगी, सप्लाई शुरू होगी तभी इकोनॉमी जो है वो पटरी पर आएगी। तो अभी यही सिचुएशन है इंडिया की। अभी डिमांड इतनी है नहीं है जितनी पहले थी। ओके, तो उस हिसाब से सप्लाई को बढ़ाना है। सप्लाई तभी बढ़ेगी ना जब डिमांड बढ़ेगी। तो सप्लाई बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है मतलब जीडीपी ग्रो हो रही है। तो जीडीपी को ग्रो करने के लिए यहाँ पर सरकार जो है ना ऐसे जो है हथकड़े अपनाती है, तो यहाँ पर पे कमीशन लागू करती है। ओके, तो यहाँ पर जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी दो हफ्ते पहले एक स्कीम के तहत अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बोला था कि 10,000 रुपये आपको एडवांस मिलेगा फेस्टिव सीजन के लिए। उस 10,000 को आपने जो है 1 अप्रैल 2021 से पहले खर्च कर देना। ओके, तो यही उसका रीज़न है कि खर्चो, बाहर डिमांड होगी, आप पैसा खर्चोगे तो तभी जाकर ग्रोथ जो है धीरे धीरे बढ़ेगी इंडिया की। तो यहाँ पर बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने रेवेन्यू सरप्लस बजट जो है ना वो घोषित किए, प्रेजेंट किए हैं अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो फिर भी जो है यहाँ पर बिहार जो है किसी मतलब रास्ते पर अभी तक नहीं आया। तो देखो, 2 तरह के बजट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू सरप्लस, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, तो मोस्टली जो बजट होता है ना सरकारों के वो रेवेन्यू डेफिसिट बजट होते हैं, मतलब कि जितना पैसा रेवेन्यू इकट्ठा हुआ टैक्सेस के रूप में, ओके, या नॉन टैक्सेस के रूप में, तो उस पैसे को जो है एडिशन करके बाहर से मार्केट से उधार लेके, ठीक है, फिर जो है स्कीम्स बनाती है सरकार, फिर बजट बनाती है, फिर अनाउंस करती है कि फलाने पैसे फलानी स्कीम में इतने पैसे, इस स्कीम में इतने पैसे, इस सेक्टर को। ओके, तो यहाँ से मार्केट से उधार लिया होता है। तो ऐसे बजट को हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट बजट। रेवेन्यू सरप्लस होता है कि जितना रेवेन्यू आया ना उसमें से खर्चा किया, फिर भी जो है पैसा बचा के रखा है, मतलब पैसा नहीं खर्चा किया, तो रेवेन्यू सरप्लस।
ओके। मोस्टली सरकारें जब डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती हैं तो रेवेन्यू डेफिसिट वाला बजट जो है ना उसको अपनाती है। रेवेन्यू सरप्लस तब यूज़ करना होता है जब मतलब मार्केट में हमने कम पैसा जो है उसको सर्कुलेट करना है। ओके, एक्सपेंडिचर कम करना है। उसका रीज़न यही होता है कि उस समय महंगाई बहुत ऊपर पहुंच गई होती है, ठीक है, उसको नीचे लाने के लिए यहाँ पर सरकार खर्चा कम कर देती है। ओके, तो यहाँ पर महंगाई बढ़ गई है, इसका मतलब डिमांड भी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, उसको फिर नीचे लाना होता है, तो इसलिए रेवेन्यू सरप्लस बजट होते हैं, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट बजट है, इसका मतलब है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है उसको सर्कुलेट करना है वेरियस स्कीम्स के थ्रू। ओके, ताकि कि डिमांड बूस्ट हो। अभी डिमांड बूस्ट करना है तो रेवेन्यू डेफिसिट बजट चल रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट में यही बात बोली कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेगा प्रोमिसेस, मेगा पैकेजेस बिहार के लिए अनाउंस किए। सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन ग्राउंड में जो अगर बात करें ना ऑन ग्राउंड, तो वहाँ पर बहुत फ़र्क है यहाँ पर। ओके, तो बिहार को ज़रूरत है अच्छी गवर्नेंस की। तो यहाँ पर जिस वजह से बिहार पीछे रह गया है, ठीक है, उन वजहों को ढूंढना है और ख़त्म करना है। जैसे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, इस सिचुएशन को ठीक करना है कि ताकि शुगर फैक्ट्रीज जहाँ पर आए बिहार में, वहाँ पर अपने प्लांट्स लगाएं। अगर शुगर फैक्ट्रीज लगेंगी तो बिहार के जो गन्ना किसान है अपना जो है उसको, उसकी जो बुआई है बढ़ जाएगी और उसी को लेकर अपने आसपास की शुगर मिल्स में जाएंगे तो उनको कोई खासी दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, बिहार को इंडिया का शुगर कैपिटल बनाया जा सकता है, पोटेंशियल है उसमें। ओके, इसके अलावा जो पार्टीज है ना वो सिर्फ यहाँ पर प्रॉमिस कर रही हैं, ठीक है। उनको अभी कोशिश करनी चाहिए कि जो पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो इतना पैसा आप लगा रहे हो वो अभी स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि पैसा उस जगह लगाओ जहाँ बिहार की जनता को फ़ायदा हो, और बिहार की जनता जो है ना वो भी वोट आपको तभी करेगी अगर उनके बारे में आप सोचोगे। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल यही था कि सरकारें जो है ना वादे कर लेती हैं, ओके, लेकिन उस हिसाब से मनी वहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकती, उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स नहीं आते जैसी जैसी बातें बोल देते हैं। जैसे अभी कोविड-19 फ्री वैक्सीनेशन का भी अनाउंसमेंट हुआ था यहाँ पर बिहार इलेक्शन कैंपेन में। तो ये सब बातें हैं। ओके, तो ऐसा आप एक स्टेट के बारे में बोल दोगे तो बाकी स्टेट जो है वो क्या वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं रहती? ओके, तो ये गलत है। ऐसा फिर गलत मैसेज आता है बाकी स्टेट्स को अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को ऐसे आप मैसेज दे के जाते हो। तो ये था आर्टिकल। चलिए अभी नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो इस आर्टिकल में ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर हमने अपनी फिजिकल सिचुएशन को सही करना है हमारी इकोनॉमी को, तो वहाँ पर लार्जर डेफिसिट है ना, तो वो एक मतलब रखता है। ओके, तो लार्जर डेफिसिट, स्मॉलर डेफिसिट, ये सब क्या चीज़ें हैं इसको हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो ये अभी जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने अभी यहाँ पर रोड मैप की बात की है कि हमने अपने भारत की फिजिकल सिचुएशन के बारे में उसको कैसे टैकल करना है। ओके, तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, उन्होंने बात बोली है कि जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाएगा हमारा, ओके, उतना ही जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर वो भी बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ हमें जो है मैनेज करना है, इन्फ्लेशन को भी मैनेज करके चलना है। साथ ही साथ जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है, उसको भी मैनेज करना है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई, ओके, और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये अगर डेफिसिट है इसका मतलब कि हम जो है ना इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ओके, और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सिचुएशन है वो ख़राब हो रही है। ओके, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, जितना कम इंपोर्ट होगा, उतना करंट अकाउंट सरप्लस जाता जाएगा, ठीक है, उतना जो है रेवेन्यू ना सरकार के पास आएगा, उतनी इकोनॉमी बूम पे जाएगी। लेकिन इंडिया के साथ हमेशा उल्टा ही होता है, ज़्यादा इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट बहुत कम होता है। तो यहाँ पर बात की गई है जो हायर फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है। साथ ही साथ जो लार्जर डेफिसिट है वो कैसे हमारी इकोनॉमी को जो है ट्रैक पर भी लेकर आ सकता है अगर अच्छे से हम इसको यूज़ करें। तो यहाँ पर क्या बात बोली, अगर बात बोल रहे हैं कि अगर हमने फिजिकल सिचुएशन को ठीक करना है तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हम जो है स्मॉलर डेफिसिट के ऊपर फोकस करें। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, फिजिकल पैकेजेस अनाउंस कर रही है कि अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल एमएसएमई सेक्टर में सरकार ने बोला था कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो है पैसा दिया जाएगा, ठीक है, वो अपनी छोटी छोटी फर्में चालू करेंगे, जॉब्स जो है क्रिएट होंगी, ग्रोथ जो है उसको एक बूस्ट मिलेगी। तो ऐसे करके सरकार सोचती है, लेकिन जो पैकेजेस आ रहे हैं ना वो बहुत छोटे छोटे पैकेजेस हैं। तो ये जो एक्चुअल में जो जितने भी डायरेक्ट फिजिकल स्टिमुलस किए हैं, ठीक है, वो जीडीपी के 2% से भी कम है। ओके, मतलब कि बहुत कम है। तो फिर इतनी अगर हमने ग्रोथ लेकर आनी है, डिमांड को दोबारा बूस्ट करना है, जैसे अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है, इससे हमने निपटना है। तो यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि अगर एक मेजर पुश देना है इकोनॉमिक ग्रोथ को,
तो उसके लिए थोड़ा सा लार्जर डेफिसिट झेलना पड़ेगा हमें, मतलब पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। सो लार्जर डेफिसिट मतलब कि जितना रेवेन्यू से पैसा इकट्ठा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा मार्केट से उधार लिया है, फिर जाके पैसा दिया जा रहा है। ओके, तो मतलब घाटा पै रहा है यहाँ पर, लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी लॉस होगा। मोस्टली इकोनॉमीज ऐसे ही चलती हैं। ओके, मैंने पहले भी बताया था बजट डेफिसिट के हिसाब से चलती हैं, ठीक है, मतलब कि खर्चा करती हैं खूब कि जो है इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल में रखा जाए और जो डिमांड है इकोनॉमी में वो बूस्ट करे, तो इसके साथ ग्रोथ जो है ना, प्रोडक्शन जो है वो भी बूस्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे ऑथर ये बात कर रहे हैं कि हायर फिस्कल डेफिसिट कई बार जो है ना पटरी इकोनॉमी को जो है ट्रैक पर लेकर आ सकता है। ओके, तो बिल्कुल सही बात है, अगर हाई फिस्कल डेफिसिट होगा उससे क्या होगा, इकोनॉमी को बस स्ट्रेस बढ़ेगी। ओके, साथ ही साथ अगर हम बात करें पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो, वो भी जो है मतलब ऊपर चले जाएगी, कर्जे का जो कर्जा जो है वो भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक्सेलरेशन मिल सकता है। ओके, एक स्टार्ट मिल सकता है। सो वेयरएज लो इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट ड्यू टू स्मॉलर स्टिमुलस वुड नज द डेब्ट जीडीपी ओनली ए बिट। ओके, अगर हम छोटी अमाउंट में यहाँ पर पैसा जारी करेंगे, ठीक है, अगर हम कोशिश करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट को हम कम से कम रखें, ओके, तो उससे फिर जीडीपी में जो ग्रोथ है ना वो भी फिर एक बिट जैसी होगी, बहुत कम होगी। ओके, तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि एक लार्जर इम्पैक्ट अगर डालना है तो फिर स्टिमुलस पैकेज भी है ना वो भी लार्ज रखने पड़ेंगे, ज़्यादा अमाउंट रखनी पड़ेगी अगर हमने पैसा देना है। तो यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं, देखो रोज अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं। ओके, कहीं पर बोला जाता है कि सरकार जो है ज़्यादा पैसा ना खर्चा करे, कहीं पर बोला जाता है कि सरकार ज़्यादा पैसा खर्चा करे। तो अभी जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन के हिसाब से सरकार पैकेजेस अनाउंस कर रही है। ओके, तो यहाँ पर बनता है कि सरकार जो है बड़े से बड़ा स्टिमुलस पैकेज लेकर आए, ताकि जो कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो देश चलेगा। ओके, नहीं तो फिर कर्जा बढ़ता जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन न बन जाए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ जाए। और साथ ही साथ ऑथर ये भी बात बोल रहे हैं कि जब ग्रोथ बढ़नी शुरू होगी ना, तो फिर धीरे धीरे जो ये डेट टू जीडीपी रेशो है ये भी नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितनी ग्रोथ बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी, जितनी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, उतनी जल्दी जो है हम अपना कर्जा उतार सकेंगे आने वाले समय में। ओके, इंडिया के ऊपर अभी 100 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा हो गया है। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसकी इंटरेस्ट की, ब्याज की किस्तें देनी पड़ती हैं जो टैक्स से रेवेन्यू इकट्ठा होता है। फिर जो पैसा बचता है ना, सरकार फिर वो लगाती है, उसमें से फिर दोबारा मार्केट से उधार लेती है, ठीक है, मतलब ब्याज फिर शुरू हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया चलती है। ओके, तो यहाँ पर जो हमें पैकेज मिलते हैं ना, ये भी बात ध्यान में रखनी है। जैसे पिछली सरकार थी, जैसे 2014 से हम 2019 तक बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्चा गया है, ठीक है, अलग अलग स्कीम्स के तहत, और 50 लाख करोड़ का कर्जा जो है इन्हीं सालों में देश के ऊपर बना है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, पैसा खर्चा है, ठीक है, वो वहाँ पर ग्रोथ हमें मिले, लेकिन जीडीपी हमारी उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई। ओके, तो जीडीपी भी बढ़नी चाहिए थी जितना हमने पैसा खर्चा। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमें ना सोच के चलनी है कि पैसा किस हिसाब से खर्चा जाए कि जीडीपी ग्रोथ जो है ना उसमें कोई किसी तरह की गिरावट ना आए। ओके, तो आगे जितनी जीडीपी बढ़ेगी उतनी इनकम बढ़ेगी तो सरकार के पास पैसा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है गवर्नमेंट को थ्रू पॉलिसीज़। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स चाहिए सरकार लेकर आए, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर पैसा जो है वो प्रोवाइड किया जाए लोगों को। और साथ ही साथ जैसे दिल्ली मुंबई जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी इनका काम जो है कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी खत्म हो। अगर ग्लोबली कोई कैपिटल हमने लेना है, ठीक है, लोन लेना है, तो उसको लेकर इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी खत्म करो। ओके, तो फिस्कल कंसोलिडेशन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना जो टैक्स एनालिटिक्स है, जो टैक्स कलेक्शन है, उसको भी इम्प्रूव करें, खामियां निकाले कि टैक्स कलेक्शन क्यों इस बार इतना कम आया। ठीक है, उसका जो प्रॉब्लम्स का हल निकाले, कोशिश करे कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। और स्टेट्स को भी यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि जैसे सब्सिडी के जो बर्डन्स है ना उनसे थोड़ा हटके चले। अभी मतलब अलग किसी भी वेरियस फील्ड में अगर सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है स्टेट्स, तो उनको अभी पीछे हटना चाहिए। ओके, तो ये था सारा आर्टिकल इकोनॉमी के बारे में। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया है। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर सोनार बांग्ला फॉर भारत महान। ओके, तो यहाँ पर स्पेशली बांग्लादेश की बात की गई है। तो एक नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो यहाँ पर मैं भी एक बात बोल दूँ कि इनका भी जो नेशनल एंथम है वो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ओके, और हमारे देश का तो लिखा ही उन्होंने था, लेकिन ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अच्छे दिन की,
तो अच्छे दिन की यहाँ पर वेट तो इंडिया में सारे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर अच्छे दिन आ रहे हैं। तो क्या कैसे आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो आईएमएफ की जो नई रिपोर्ट आई ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, उसके हिसाब से जो बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी है, ओके, वो जो है बढ़ने वाला है, इंडिया को ओवरटेक करने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में, 2020 ईयर में, ठीक है, 2020-21। तो यहाँ पर बात की गई है कि बांग्लादेश जो उसका जो पर कैपिटा जो जीडीपी है अभी कितनी है 2020 में, वो है $1887.97। ओके, तो यहाँ पर 3.8% का जो है इंक्रीज है पिछले साल के हिसाब से। ओके, अगर इंडिया के पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो वो जो है कम हुई है, अभी जो है 1887 है। ओके, तो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 10.3% के यहाँ पर डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ देखें कि लॉकडाउन की वजह से भी बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है। ओके, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 10.3% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है 2019 के मुकाबले। तो यहाँ पर कुछ और भी बातें की जा रही हैं कि दोनों साइड से ये क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं कि इन फाइंडिंग्स में, ये जो रिसर्च की है इनके द्वारा, इसमें बहुत खामियां हैं। ओके, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉइंट आउट किया कि 2019 में इंडिया की जो जीडीपी थी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, वो बांग्लादेश से 11 गुना ज़्यादा थी। ओके, हालांकि उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 8 गुना ज़्यादा है बांग्लादेश से। तो अगर आगे बात करें 2021 की, दोबारा फिर इंडिया जो है पर कैपिटा जीडीपी में बांग्लादेश को सरपास कर जाएगा। ठीक है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। और आगे अगर हम जीडीपी का कंपैरिजन करें, बांग्लादेश की जीडीपी भी जो है आगे है, ओके, इंडिया के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट में भी बांग्लादेश बहुत आगे निकला है। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करें इसके एक्सपोर्ट्स की, तो यहाँ पर स्पेशली एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर जो उसके गारमेंट्स हैं। ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी आगे बढ़ रहा है बांग्लादेश। ओके, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ओके, तो उसमें जो चाइना है अब थोड़ा पीछे हट रहा है। ओके, तो उसके लिए एक स्पेस मिल रही है बांग्लादेश को, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अलग रीजन्स हैं उनको भी, कि अपना जो एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो यहाँ पर जब एक्सपोर्ट होता है, ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर दूं कि इनका एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा है। ओके, क्यों इंडिया का एक्सपोर्ट जो है गारमेंट्स का, टेक्सटाइल का पीछे चल रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है, अगर इंडिया सपोज करो यूके को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, गारमेंट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी एक्सपोर्ट कर रही है, तो वहाँ पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना, वो जो यूके है, जब बाहर जिस भी सरकार को ये जा रहा है, इम्पोर्ट ड्यूटी इंडियन गारमेंट्स के ऊपर बढ़ा रहे हैं। ओके, और जो इम्पोर्ट ड्यूटी पाकिस्तान से जो टेक्सटाइल आता है, बांग्लादेश से आता है, उसको कम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल के जो इनका गारमेंट्स है, वो जल्दी वहाँ पर जो है बिक जाते हैं, जिससे कि इनका एक्सपोर्ट बढ़ गया। ओके, तो यहाँ पर इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ओके, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई हुई है, इसके लिए इनका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स भी, इमिग्रेंट्स भी बहुत आते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर ये इस चीज़ का भी एक्सपोर्ट बहुत करता है। ठीक है, दूसरा ऑथर ये बात कर रहे हैं तो सही बात है। इसके अलावा बात करें कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 72 ईयर्स है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बांग्लादेश में। सो बांग्लादेशी जो है यहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर जो बच्चों की जो डेथ होती है, ओके, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो लो है वहाँ पर सिर्फ 25.6 डेथ होती है पर 1000 बर्थ्स। ओके, जो बच्चे नए जन्मे होते हैं, तो इंडिया में जो है यहाँ पर 28.3 है। अगर बच्चों की बात करें जिनकी उम्र 5 साल से कम है, ठीक है, तो उनके ज़्यादा चांसेस है सर्वाइवल के बांग्लादेश में। तो यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट जो है वो 30 है पर 1000। अगर इंडिया की कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर 34 है पर 1000। तो बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनको न्यूट्रिशन डाइट अच्छे से नहीं मिल पाती, तो 5 साल की उम्र से पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो इन चीज़ों में इंडिया में थोड़े नंबर ज़्यादा हैं, बांग्लादेश में थोड़े कम है। अगर जेंडर इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर फिर बांग्लादेश जो है अच्छे से यहाँ पर अपने इंडिकेट्स कर रहा है। तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो है, मतलब 2 बर्थ है पर वोमन। ओके, तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट इस हिसाब से है। ओके, तो अगर इंडिया के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर 2.2 है। 30% ऑफ बांग्लादेशी वोमेन अबव 15 ईयर्स फॉर्म पार्ट ऑफ द कंट्रीज पेड लेबर फोर्स कंपेयर टू 20% इन इंडिया। तो आगे जो बात करें तो यहाँ पर बात की गई है कि ढाका की जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, वो ठीक है, अच्छी बात है। हमें तो बांग्लादेश को हमने
बांग्लादेश से आगे निकलना है जीडीपी के टर्म में भी और पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से भी। साथ ही साथ हमने जो है ना, जो माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है जो हमारी इकॉनमी को थ्रेटन करती है, उसको भी हमने जो है टैकल करके चलना है, जो कि जो घुसपैठी आ जाते हैं बांग्लादेश की ओर से। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस करके चलना है, दोनों के ऊपर फोकस करना है, दोनों में हमने तरक्की करनी है। तो यहाँ पर अभी हमने रिसेंटली एनआरसी की एक्सरसाइज की थी। ओके, तो वहाँ पर 19 लाख के आसपास जो लोग थे, वो उनको जो थी इंडियन की सिटीजनशिप नहीं मिली, इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिली। तो अभी जो है उनके लिए कैंप्स बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो रहेंगे। ओके, तो बांग्लादेश ने भी ये डर जाहिर कर दिया था उसी समय जब ये फाइनल ड्राफ्ट आया था एनआरसी का, जिसमें से 19 लाख के लोगों की सिटीजनशिप चली गई थी। तो वहाँ पर बांग्लादेश की पीएम ने भी बोला था कि आप क्या इनको हमारे यहाँ धकेलोगे। ओके, तो तभी फिर यहाँ पर बोला गया कि नहीं, हम इनको यही रखेंगे। देखो, एनआरसी करने का मतलब ही ये था कि जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकाला जाए। असम में बहुत बड़ी मात्रा में घुसपैठिए घुस गए थे। ओके, 1971 से पहले भी और 1971 के बाद भी, जब से बांग्लादेश बना है, तो तब से असम के लोगों की डिमांड थी कि इनको यहाँ से निकाला जाए, कि ये हमारे नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए एनआरसी की एक्सरसाइज करवाई गई। असम में बहुत पुरानी डिमांड थी। ओके, तो यहाँ पर जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने एनआरसी की एक्सरसाइज करवाई। तो यहाँ पर अभी एनआरसी के जरिए कुछ क्वेश्चन मार्क ये भी बनते हैं कि कुछ ऐसे सिटीजन्स हैं, ओके, मतलब कि जिनके पास जो है एक्चुअली इधर के ही, लेकिन उनके पास प्रूफ ही नहीं थे कि वो बता पाएं कि हम इधर के हैं। जो पुराने बुजुर्ग थे उनके प्रूफ वगैरह सब खत्म हो गए, जिसकी वजह से वो साबित ही नहीं कर पाए कि वो यहाँ के हैं। तो अभी इसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होल्ड पे रखा हुआ है। ओके, तो इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम्स भी है, दोनों है, मतलब जिनको एनआरसी के तहत जो है सिटीजनशिप नहीं मिली है। ओके, तो इसको साथ ही साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमको इनको साथ ही हमने टैकल करके चलना है और कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पर सार्क बनाया गया है, तो मुझे आप बताइए, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके कितने मेंबर हैं। ओके, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, ये जो इसका फंक्शन है, फंक्शन बता देता हूँ कि ये जो इंडिया के आसपास के रीजन है, ओके, जिनके साथ इंडिया का बॉर्डर टच होता है, ओके, जो आसपास के रीजन है, तो इनके साथ अच्छी सी कोऑपरेशन हो नेबर के साथ, तो इसलिए सार्क बनाया गया था। कब बनाया गया था, अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और कितने मेंबर इसके जो है कितने मेंबर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो हमें सभी जगह यहाँ पर टैकल करके चलना, यही जो है ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यही था निचोड़ थोड़ा सा आर्टिकल का। तो यहाँ पर बेसिकली जो अभी जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश की बड़ी है, तो उसी को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है इसके बारे में मोटा मोटा मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो अभी जो है इस आर्टिकल को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी काम करना है स्मार्टली करना है। तो जो फिजिकल स्टिमुलस जो पैकेज आ रहे हैं ना, उनको हम कैसे यूटिलाइज करें, ओके, कैसे इसका इस्तेमाल अच्छे से हो, ये है क्या, तो उसके बारे में पूरी डिटेल इस आर्टिकल में बताई गई है। तो यहाँ पर इकॉनमी जो है रिकवर कर रही है। जितने भी शॉक्स लगे थे कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते, डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़बरदस्त नुकसान यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर 3 जो है ना शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्वेश्चन खड़े हुए हैं। पहला कि क्या यहाँ पर कोई फिजिकल स्टिमुलस की ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाँ तो कितना। तीसरा क्वेश्चन है कि एंड व्हाट फॉर्म शुड बी स्टिमुलस टेक, तो किस तरीके से ये स्टिमुलस होना चाहिए। तो यही सिमिलर क्वेश्चन जो है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी ये क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसको क्या आरबीआई बनाता है या गवर्नमेंट बनाती है, मुझे इसका सही जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा बात करें तो फिजिकल स्टिमुलस जो है हमें हेल्प कर सकता है कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाए। अभी जिसकी डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड बहुत कम है, जिसका रीज़न ये है कि लोग डर के मारे जो है ना कोई चीज़ नहीं खरीद रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ उसी को ले रहे हैं। 2 चीज़ें, एक तो पैसा भी कम है, ज़्यादातर पॉपुलेशन के पास इतना पैसा भी अभी बचा नहीं है, और जिनके पास है भी है वो भी जो है फालतू खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो भी उतनी चीज़ ले रहे हैं जितनी ज़रूरत है। कहने का मतलब कि सभी जो है ना यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हम जो कोविड-19 से ना बच के चले। ओके, तो हालांकि अभी इसका जो ये ट्रेंड है ना वो गिर रहा है नीचे। धीरे धीरे लोग अभी मार्केट में जाना शुरू हो गए हैं, वैसे ही पहले की तरह भीड़ भाड़ लगनी शुरू हो गई है दोबारा से। ओके, और धीरे धीरे अभी इकॉनमी जो है पटरी पर आएगी। धीरे धीरे डिमांड जब बूस्ट होगी तो सप्लाई भी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो वर्कर्स को वापस बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बात बोली है कि कोविड-19 के चलते
लोग पहले अपने घरों के चले गए, ओके। अभी जो है डिमांड एक्सपैंड हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो इससे कोई एडिशनल आउटपुट होने वाला नहीं है, एडिशनल जीडीपी बढ़ने वाली नहीं है, पहली वाली को हम ऊपर लेकर आएंगे पहले तो यहाँ से जब लॉकडाउन लिफ्ट होगा, लोग चाह रहे हैं कि हम जो है वापस काम पर जाएं, ओके। तो यहाँ पर सीधा रीज़न है कि डिमांड जो है अभी धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। तो अभी डिमांड बढ़ी है तो वर्कर्स आएंगे, तो वहाँ पर पैकेजेस भी अच्छे चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोई सैलरी पैकेजेस की बात नहीं कर रहा, स्टिमुलस पैकेज की बात कर रहा हूँ जो भारत सरकार दे रही है, ओके। अलग अलग किस्तों में बोल रही है सरकार कि हमने अलग अलग सेक्टर में किसी सेक्टर को कोई पैकेज दिया है, किसी सेक्टर को किसी अमाउंट का पैकेज दिया है। तो यहाँ पर अभी का जो डिमांड है ना, उसको कैसे वोट करें, तो यहाँ पर ये बात बोली गई कि हेल्दी डाइट देनी होगी, मतलब स्टिमुलस पैकेज जो है अच्छा देना होगा। तो यहाँ पर अभी का जो करंट अकाउंट सरप्लस है जीडीपी का, अप्रैल जून 2020 के क्वार्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर सरप्लस हुआ है 3.9% का, ओके। सो प्रोवाइड पॉजिटिव एविडेंस ऑफ वीकनेस इन डिमांड, कि डिमांड में जो है कमी आई है, तभी ये सरप्लस हुआ है, ओके। सो देखो, डिमांड जब होती है तो हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, इसका मतलब इंपोर्ट गिरा है, तो इसीलिए ये करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। तो फर्स्ट के लेक्चर में मैंने यहाँ पर बताया था कि मोस्टली ये करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। तो डेफिसिट का मतलब यही होता है कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है, ओके। तो यहाँ पर इंपोर्ट बहुत कम हुआ है, इसलिए करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। तो इंपोर्ट कम क्यों हुआ है? क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत कम हुई है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट सरप्लस का जो मेजर्स है, एक्सटेंड टू विच द टोटल डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कंसिस्टिंग ऑफ कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इस सब कुछ जो है ना गिरा है, ओके। एंड फॉल शॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, चाहे डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कोई हम कर रहे हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या कंजप्शन कर रहे हैं, जहाँ सरकार इन्वेस्ट कर रही है, जहाँ फिर हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सब कुछ जो है उसमें फॉल आया है। जिसकी वजह से फॉल क्यों आया? क्योंकि डिमांड फॉल होगी, इसलिए सप्लाई फॉल होगी, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी फॉल होगी। तो यहाँ पर बात की गई ओपनिंग अप ऑफ दिस गैप इन द फेस ऑफ 23.9% फॉल इन द ओवरऑल आउटपुट इज पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। तो अभी जो रिसेंटली क्वार्टर का रिजल्ट आया था, तो वहाँ पर हमारी जो जीडीपी थी ना, वो -23.9% चली गई थी। वहाँ से हमने ऊपर उठना है, ओके। इतने नीचे गिर गए थे, वहाँ से ऊपर उठना है, तो अच्छा पैकेज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। और साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं वो भी चाहते हैं कि दोबारा से काम पर आएँ, ठीक है। तो अब जब वापस काम पर आएंगे तो आउटपुट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो फिर धीरे धीरे जो है प्री कोविड-19 जैसे लेवल पे हम पहुंचेंगे, ओके। ग्रोथ जो है धीरे धीरे बढ़ेगी आने वाले समय में। सो इसीलिए वाई एड टू पब्लिक डेट बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल फिजिकल स्टिमुलस, ओके। सो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि फिर आप जो है ना पब्लिक डेट क्यों बढ़ा रहे हो एडिशनल फिजिकल स्टिमुलस देके, यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके। So, but this argument misses the point that left to itself, restoration of normalcy and return to healthy growth will take longer with concomitant losses of output and income along the way. Such losses can add up the hundreds of billions of dollars. There is thus a good case of fiscal stimulus at this point. तो यहाँ पर ये भी बात साथ ही साथ बोल रहे हैं कि अभी को जो सिचुएशन है ना, तो हमने -23.9% से ऊपर आना है, रिस्टोरेशन करनी है, ओके। दोबारा से भराई करनी है, जो गड्ढे खुद गए हैं उसको भरना है। तो उसको दोबारा से अगर हेल्दी रिटर्न लेकर आना है ना ग्रोथ में, तो वहाँ पर स्टिमुलस पैकेजेस चाहिए। तो अभी अगर सरकार अनाउंस कर रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये लॉसेस पूरे हो जाएंगे, ओके। जब हम इसको इकॉनमी को दोबारा पटरी पर लेकर आ जाएंगे, जब ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी तो इनकम शुरू हो जाएगी, तो इनकम शुरू हो जाएगी ज़्यादा, तो फिर सरकार के टैक्सेस भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आने वाले समय में जो है अच्छी ग्रोथ जो है अच्छा सिग्नल लेकर आएगी। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्टिमुलस पैकेज का मेन रिस्क क्या है। तो सबसे बड़ा रिस्क तो इसका ये है कि कर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा देश के ऊपर, और ज़्यादा कर्जा होगा तो ज़्यादा कर्जे की किस्तें देनी होगी, ओके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क रहता है, लेकिन इसका भी जो है सोल्यूशन निकल आएगा अगर आप फिजिकल पैकेजेस अनाउंस करते हो, हाथ में पकड़ाते हो, ठीक है। अनाउंस करने में और जनता तक पहुँचने में बहुत फ़र्क होता है, ओके। अगर अच्छे से पैसा सर्कुलेट हो जाता है तो धीरे धीरे रिकवरी जो है ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाएगी। अगर जल्दी रिकवरी शुरू हो गई, ओके, तो फिर रिटर्न भी जो है जल्दी आने शुरू हो जाएंगे हायर ग्रोथ के। तो हायर ग्रोथ अगर जल्दी शुरू हो गई तो जितना भी डेट है, डेट टू जीडीपी के हिसाब से, ठीक है, उसमें जो है ऑटोमेटिकली जो है ना वो रेशो नीचे आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। रेवेन्यू अगर सरकार को आने शुरू हो जाएंगे तो फिर एडिशनल इंटरेस्ट पेमेंट्स जो भी सरकार ने करनी है, ओके, वो उनको आसानी से कर पाएगी अगर अभी स्टिमुलस पैकेजेस अच्छे देती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बात बोली गई है कि दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अभी जो है हम एक अनसर्टन टेरिटरी बन चुके हैं, किसी समय पर हमें फास्टेड
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, उसका टैग हमें मिला था। ओके, अभी क्या है, अभी अगर हम फिजिकल स्टिमुलस अनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है, तो अगर इसके बगैर ही हम काम करते हैं तो अभी फिर क्या होगा कि इसी साल के जो एंड में इस फिजिकल ईयर के एंड में क्या होगा, फिर हम करंट अकाउंट सरप्लस ही लेकर चलेंगे 1% ऑफ जीडीपी का। नॉर्मली जो हमारे यहाँ 1 से 2% का करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, और साथ ही साथ हम हाई लेवल जो है इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर लेकर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आर्ग्यू यही है कि फिजिकल स्टिमुलस जो है ना कम से कम 2 से 3% ऑफ जीडीपी का हो। ओके, तो जितनी भी तरह की अनसर्टेनिटीज हैं जो कोविड-19 के द्वारा यहाँ पर हुई हैं, ठीक है, उसको हम जो है यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। ओके, और आगे बात कर रहे हैं कि जो फाइनल क्वेश्चन है वो यही है कि जो फिजिकल होगा उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, कहाँ पर उसको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो जो आर्गूमेंट यहाँ पर दिया गया है कि जो है यहाँ पर स्टिमुलस जो टारगेट करेगा वो करेगा कम से कम जो सेक्टर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेट रखते हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्ड जो है यहाँ पर हिट पहुँची है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करूँ, ओके, तो अगर इसके ट्रेड की बात करूँ तो ये लॉकडाउन के बीच में भी ये चल रहे थे। ओके, हाँ, हार्ड इफेक्ट हुए, होटल्स जो है वो हार्ड इफेक्ट हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है हार्ड इफेक्ट हुआ है। साथ ही साथ ये भी चीज़ बोल रहे हैं कि अगर हम कोविड-19 के हिसाब से अगर बात करें, ओके, तो अगर इनके ऊपर हम ज़्यादा स्टिमुलस देते हैं तो क्या जो है ये अच्छी से रिकवरी कर पाएंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली बात की गई है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें ना तो यहाँ पर भी शार्प डिक्लाइन आया था अप्रैल जून 2020 क्वार्टर के हिसाब से जो रिपोर्ट आई थी। यहाँ पर जो है ज़्यादा रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर स्टिमुलस पैकेज देते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा जल्दी रिकवरी होगी इस साइड पे, और जो है यहाँ पर सप्लाई साइड पे किसी तरह का कोई कांस्टेंट भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात करें तो जो अल्टरनेटिव टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, ओके, सो वो है 1 टाइम कैश ट्रांसफर टू बोथ रूरल एंड अर्बन पुअर। ओके, तो ये भी एक रिसोर्स है कि गरीब लोगों के हाथ में पैसा जो है पहुंचाओ आप। लेकिन यहाँ पर भी एक जो कॉमन आर्गूमेंट आता है कि ऐसी ट्रांसफर जो है ना जहाँ पर कोविड रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज बन गई है वहाँ पर ये भी काम नहीं आएगी, क्योंकि लोग वहाँ पर भी कॉशंस बरत रहे हैं। ओके, मतलब कि कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, लोग खतरे की वजह से जो है आगे नहीं स्पेंड कर रहे, पैसा नहीं स्पेंड कर रहे। तो अगर ऐसे आप इनको ट्रांसफर कर दोगे पैसे तो वो भी एक तरह की एडिशनल सेविंग होगी उनकी, और कुछ नहीं होगा। वो पैसा खर्चा ही नहीं करेंगे इकोनॉमी में, पैसा खर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से डिमांड बूस्ट होगी। तो आगे बात कर रहे हैं कि एक बूस्टर डोज जो है वो देनी पड़ेगी सेविंग्स के लिए। सो बूस्टर डोज, तो यहाँ पर नॉर्मल टाइम्स की अगर बात करें तो सेविंग्स जो है वो वेलकम है। ओके, अच्छी बात है। तो उससे क्या होती है, नई इन्वेस्टमेंट जो है वो होती है, उनको फाइनेंस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक्सेस में किसी चीज़ को आप दे दोगे मोस्ट सेक्टर्स में, ओके, तो यहाँ पर अभी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो भी हम कर लेंगे, उसको वीक हो जाएगी वो भी। ठीक है, तो जैसे सेविंग के लिए पैसा अगर जारी दे रहे हो, पैसा कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, तो सीधी सीधी बात है कि फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड मतलब कि इन्वेस्ट करने की डिमांड, तो वो भी जो है यहाँ पर कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है अलग अलग सेक्टर्स में। तो यहाँ पर ट्रांसफर्स जो हम पैसा करेंगे तो उसको भी हम मोर इफेक्टिव बना सकते हैं अगर हम उनको चैनल करें थ्रू कूपन्स, ओके, विद एन एक्सपायरी डेट। जैसे अखबार में जैसे अलग अलग तरह के कूपन्स निकलते हैं, अगर जैसे आप पेटीएम यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी कूपन्स निकलते हैं। ओके, साथ में एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि उसको आपने इस डेट तक यूज़ कर लेना है। ओके, तो इसी तरह से अगर पैसा भी ट्रांसफ़र करना है ना तो वहाँ पर उसको भी कूपन के जरिए करो विद एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पर ये बात ऑथर कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा, इससे एक बेनिफिशरी को ना एक फोर्स होगी, ठीक है, कि उसने एक्सपायरी डेट से पहले पैसा खर्चा कर देना है। तो पैसा खर्चा कर देना है, बेसिकली चाहती तो सरकार ये है ना कि पैसा खर्चा करें लोग, तभी तो ट्रांसफ़र करने का फ़ायदा होगा। अगर लोग गरीब भी हैं तो ओके, अगर फिर वो अपनी जेब में डाल के रख लेंगे, पैसा खर्चा ही नहीं करेंगे, फिर क्या फ़ायदा होगा। मेन मोटिव तो यही है कि डिमांड को बूस्ट करना है, डिमांड तभी बूस्ट होगी लोग पैसा खर्चा करेंगे बाहर। ओके, तो बट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच कूपन्स कुड बी ए नाइटमेयर। ओके, साथ में ये भी बात बोल रहे हैं, और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि एक एक रुपया जो कूपन के जरिए जो सेंड किया जाएगा, ओके, सो हाउस होल्ड्स कैन रिड्यूस ए रुपीज वर्थ ऑफ एक्सपेंडिचर आउट ऑफ देयर रेगुलर इनकम। ओके, जो हाउस होल्ड है जहाँ जिन लोगों को पैसा देंगे, ठीक है, वो एक एक करके रुपया जो है कम कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ओके, अपने रेगुलर इनकम के हिसाब से अगर हम बात करें वहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर पैसा खर्चे करने की जहाँ पर एक्सपायरी डेट है वो खर्चा करेंगे ही करेंगे। ओके, सो साथ ही साथ जो इस लिमिटेशंस की अगर हम आगे बात करें, so marginal prosperity had to spend is high among the poor in normal times. Okay, so normalcy is being gradually restored. We can count on them to spend a significant part of the transfer. As such, some of the stimulus can surely to be given in cash. तो
कुछ कैश आप जो है कैश दे सकते हो। ओके, स्टिमुलस पैकेज गरीब लोगों को अगर पैसा दे रही हैं, ओके, तो ये भी देखा गया है कि गरीब लोग अगर ऐसे नॉर्मल टाइम्स में बात करें, वो ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं अमीरों के हिसाब से। तो उनको अगर कूपन के जरिए आप पैसे देते हैं तो वो पैसा खर्चा करते हैं। ओके, और आखिर में बात की गई है कि अभी जो सबसे बड़ा पार्ट होगा स्टिमुलस का वो होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा पैसा स्पेंड किया जाए, खासतौर पे जो अर्बन हाउसिंग है उसके ऊपर। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी पैसा खर्चा होगा, ओके, तो वहाँ पर जहाँ पर हमें अच्छी रिकवरी हो उसके ऊपर भी हमने ध्यान रखना है। करंट अवेलेबिलिटी कहाँ पर है उसको ध्यान रखना है। टू द एक्सटेंट दैट सच स्पेंडिंग विल क्रिएट जॉब्स, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो। ओके, लोग जो है यहाँ पर स्पेंडिंग करना शुरू करें पैसे की, और जो है एक कॉन्फिडेंस जो है इकॉनमी में दोबारा वापस आए। और आगे लास्ट में ये बात बोली गई है कि फाइनली थ्रू अनरिलेटेड टू फिस्कल स्टिमुलस वी नीड टू डबल आवर एफर्ट्स टू पुट द फाइनेंशियल सेक्टर बैक ऑन इट्स फीट। दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करना है पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को। तो फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे बैंक्स आते हैं, तो इनको भी रिकैपिटलाइज करना होगा। हालांकि सरकार ने पिछली टर्म में भी इनको रिकैपिटलाइज किया था, पहले ही इनकी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर एनपीएस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिनको बोलते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जो लोन वगैरह दे दिया वापस नहीं आ पाया, और पैसा वो बैंकों का डूब रहा है। ओके, एसेट्स कम हो रहे हैं बैंकों के, और धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आ रही है बैंकों की कि अगर कोई खाता धारक अपने पैसे निकालने जा रहा है ना, उसको बोल रहे हैं कि अभी पैसा खत्म है, आप अगर 2 लाख मांगने जा रहे हो तो 20,000 50,000 मिल रहा है। तो ये एक सिचुएशन अभी येस बैंक के साथ हो चुकी है। ओके, तो ये लॉकडाउन में ये सिचुएशन हुई थी येस बैंक के बाद, वो भी दिवालिया हो गया है। ओके, बाद में उसको सपोर्ट मिली है कुछ जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, इन जैसे बैंक ने इनको सपोर्ट की है। ओके, तो यहाँ पर देखो बैंकों की सिचुएशन वैसे खराब है। ओके, तो इसको भी रिकैपिटलाइज करने की बात की कि साइजेबल स्केल पर इनको आप रिकैपिटलाइज करो, ना जो कि बैंक करप्सी ना इनकी हो जाए, दिवालिया ना निकल जाए इनके कोविड-19 के शॉक की वजह से। तो यहाँ पर पीएसबी जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, उनको भी ग्रेटर ऑटोनॉमी यहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, और फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए आने वाले समय में अभी जितने 14 के ऊपर जो है सरकारी बैंक थे, आने वाले समय में ना या 1 या 2 रह जाएंगे। ओके, बाकी सारे प्राइवेटाइज होंगे। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसी साल सरकार ने जो है 4 गवर्नमेंट बैंकों को प्राइवेटाइज किया है। ओके, करने की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी है, स्टेक जो है उसका बेच दिया है। ओके, तो आने वाले कुछ ही महीनों में वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे, फुली प्राइवेटाइज हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से 4 बैंक के, कमेंट बॉक्स में उनका आप नाम मुझे बताइए। तो ये थे सारे के सारे आर्टिकल के डिस्कशन। आई होप आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा। तो कृपया कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं आर्टिकल के डिस्कशन के बारे में। ओके, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है जब आप कमेंट करते हो, जब आप लाइक करते हो। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिस्कशन सुनने के लिए। धन्यवाद।